बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तहरीक अदम एतमाद दोबारा घूम के हम उसके पास आ जाते हैं क्योंकि अपोजिशन बड़ा जोर लगा रही है। बंदे तो मैंने आपको पहले बताया कि उनसे पूरे नहीं हो रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 20-25 MNAs का क्लेम कर रहे हैं, ये 2-4 लोगों से ज़्यादा नहीं है। और इससे पहले भी जब लोग खरीदे गए थे तो बहुत सारा पैसा खर्च करके खरीदे गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ लोगों के ऊपर शक था, लेकिन जब इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट दिया तो सारे वोट उनके हक में पड़े थे। एतमाद का वोट लेना बहुत मुश्किल होता है, अदम एतमाद की तहरीक को रोकना उतना मुश्किल नहीं होता। एतमाद के वोट के लिए आपको अपने सारे इत्तेहादियों को, दोस्तों को, आपको अपने सारी पार्टी के लोगों को लेकर असेंबली के अंदर बिठाना होता है। और अदम एतमाद में आपने सिर्फ इतना इंश्योर करना होता है कि आपके लोग वहां मौजूद ना हो, जिससे आपको कामयाबी हो जाती है। तो अदम एतमाद से बचना ज्यादा आसान है, एतमाद का वोट लेना ज्यादा मुश्किल है। तो इमरान खान साहब के लिए कोई बड़ा टास्क नहीं होगा। इत्तेहादी भी कहीं नहीं जा रहे। लेकिन आप मजे की बात देखें, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने हल्फन इस चीज को किया हुआ था कि हम काफ लीग के साथ कभी बात नहीं करेंगे, काफ लीग के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। बहुत सारे मौके आए, बहुत सारे लोगों ने कहा काफ लीग के साथ समझौता कीजिए। इस खानदान ने काफ लीग के साथ समझौता नहीं किया। चौधरी बरादरान से ये लोग नफरत करते थे, बड़े लंबे अरसे से उनसे दूर रहे थे। हालांकि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जब हमजा शहबाज पाकिस्तान में मौजूद थे तो उस वक्त परवेज इलाही साहब ने बड़ी गुंजाइश निकाली थी हमजा शहबाज के लिए, उनके कारोबार के लिए, उनकी मूवमेंट के लिए। और हमजा शहबाज को किसी किस्म की तकलीफ यहां पंजाब में चौधरी परवेज इलाही नहीं होने देते थे। यह रिकॉर्ड का हिस्सा है, इनके घर वाले भी जानते हैं, सबको पता है। चौधरी परवेज इलाही ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने वापस आते ही सबसे ज्यादा टारगेट मुस्लिम लीग काफ को किया था। मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब जब मैं रिपोर्टिंग करता था तो वो चोर चौधरी बन गए, ये कहकर चिढ़ाते थे चौधरी बरादरान को। उन्होंने हर वो प्रोजेक्ट रोकने की कोशिश की जो परवेज इलाही साहब चला रहे थे। मिसाल के तौर पे उनका 1122 उसको बिल्कुल डाउन ले गए। शहबाज शरीफ साहब ने जो कार्डियोलॉजी बन रहा था यहां पे वजीराबाद में, उसको बंद करवा दिया प्रोजेक्ट को। जो राबी सेंटर बहुत बड़ा एक मंसूबा बन रहा था उसको बंद करवा दिया। 1 दर्जन से ज्यादा मंसूबे तो मैं जानता हूं जिनको बंद करवाया। ट्रैफिक वार्डन्स को निशाने इबरत बना दिया। जिस मंसूबे के साथ परवेज इलाही जुड़े थे, शहबाज शरीफ साहब ने उसको डैमेज किया और चोर चौधरी कह के वो चिढ़ाते होते थे। और वो कोशिश करते थे, वो ये बताते थे कि इन लोगों ने इस मुल्क को बहुत लूटा है हमारी गैर मौजूदगी में और इनके साथ कभी बात नहीं हो सकती, बरमला कहते थे। लेकिन ये केस इतना बुरा है, मकसूद चपड़ासी वाला, ये ड्राइवरों और चपड़ासियों और कैशियर्स के अकाउंट में अरबों रुपए जाने वाला जो केस है, ये केस इतना खौफनाक और इतना बुरा है कि इस केस ने शहबाज शरीफ साहब को चौधरी बरादरान के दरवाजे पे पहुंचा दिया। यानी अब मुलाकात तय हो गई है, शहबाज शरीफ साहब जाएंगे और चौधरी बरादरान के दरवाजे पे दस्तक देंगे। बहाना है चौधरी शुजात हुसैन साहब की अयादत का। हालांकि अब वो काफ़ी बेहतर हैं, मेरी कुछ अर्सा पहले उनसे बात भी हुई थी, बीमार वो बहुत पहले थे, लेकिन अयादत करने के लिए शहबाज शरीफ साहब अब तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं। अयादत का बहाना है, तबीयत पूछेंगे और उसके बाद उनके साथ गुफ्तो शरीद की जाएगी। चौधरी बरादरान चल के नहीं आ रहे, ये बात याद रखिएगा। शहबाज शरीफ चलकर उनके दरवाजे पर जा रहे हैं और उस दरवाजे पर जा रहे हैं जिसको वो कभी भी खटखटाना नहीं चाहते थे। आप अंदाजा करिए कि ये कितनी बड़ी मजबूरी और कितनी बड़ी परेशानी है शहबाज शरीफ के लिए कि इस केस के अंदर उनको नजर आ रहा है कि उनका मुस्तकबिल क्या है अगर इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम रहते हैं तो। क्योंकि इमरान खान FIA के अंदर किसी किस्म का NRO नहीं होने देंगे। नैब उनके कंट्रोल में नहीं है और नैब का जो लाहौर का DG तब्दील हुआ उसके बाद आप देखें शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलने का सिलसिला कुछ हद तक शुरू हो गया है। मिसाल के तौर पे साफ पानी स्कैंडल आपने देखा, शहबाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली के लोग, उनके दोस्त, वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं अदालत के अंदर से, एहतसाब अदालत में से। और नैब वहां पे साबित नहीं कर रहा कि ये केस क्या था, नहीं कर रहा। हमें हमेशा जो फैक्ट बताए नैब ने वो अदालत के अंदर नहीं लेकर जा रहा। तो नैब में शहबाज शरीफ साहब का एक नया DG आने के बाद लाहौर में सिचुएशन बदल रही है। लेकिन अगर आप गौर करें कि FIA के अंदर, क्योंकि वो हुकूमत के कंट्रोल में होता है, वहां शहबाज शरीफ बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। 100 से ज्यादा गवाह हैं जो उनके खिलाफ मौजूद हैं। 28 के करीब बैंक अकाउंट्स है, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन है, कुछ 16 अरब रुपए की।
और हर चीज का सबूत है, एक एक चीज मौजूद है, हजारों सफात की एक बहुत बड़ा चालान जमा करवाया गया है, फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। यह वक्त है शहबाज शरीफ साहब का मेहनत करने का, हर दरवाजा खटखटाने का और कोशिश करने का कि किसी भी तरह कुछ भी करके इस एक आदमी से जान छुड़वानी है जिसका नाम है इमरान खान। इसको निकालेंगे, कोई भी दूसरा आदमी शहबाज शरीफ साहब को दे देगा एनआरओ, चाहे सिस्टम चला जाए चाहे कुछ भी हो, दूसरा कोई भी आदमी एनआरओ दे देगा, इमरान खान नहीं देगा। यह रियलिटी है और यही रियलिटी शहबाज शरीफ साहब को मजबूर कर रही है कि उन्होंने घुटने टेके उस खानदान के सामने जिसके सामने वो कभी भी जाना नहीं चाहते थे और वो पसंद नहीं करते थे। वो इनको सियासी तौर पे इबरत का निशान बनाना चाहते थे, चौधरी बरादरान को। लेकिन सियासत में कुछ पता नहीं होता कि कल क्या होगा। आज चौधरी बरादरान भी उतने ही रेलिवेंट हैं, आसिफ अली जरदारी भी उतने ही रेलिवेंट हैं। एक को अपने घर बुलाकर दावत दे रहे हैं और दूसरे के घर जाकर उसकी मिन्नत और समाजत कर रहे हैं। लेकिन सिचुएशन क्या है? चौधरी बरादरान ताल्लुकात जरूर बनाएंगे, चौधरी बरादरान बातचीत भी जरूर करेंगे, क्योंकि वो बातचीत का दरवाजा कभी भी बंद नहीं करते। वो तो उस वक्त जब शरीफ खानदान जिला वतन था तब भी हमजा शहबाज का ख्याल रखते थे। वो मिलेंगे, वो अपने मुखालिफिन से भी मिलते हैं और उसका पॉलिटिकल फायदा इस जमात को इस तरह होगा कि वो अपनी हुकूमत की नजर में ज्यादा रेलिवेंट इत्तेहादी बन जाएंगे, यानी इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी कि अपोजिशन इनको आके मिल रही है। यानी काफली क्या कर रही है, एमक्यूएम क्या कर रही है, जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है वो क्या कर रही है, ये सारी पार्टीज इस सिचुएशन से फायदा उठाते हुए मैक्सिमम गेन करने की कोशिश करेंगे। जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप ज्यादा मंसूबे ले सकते हैं, यानी मेरे इलाके को ज्यादा फंड दिए जाए, मेरे एमएनएस के इलाकों को, जो बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं उसके अंदर मेरे ज्यादा नुमाइंदगान लिए जाएं। बहुत सारी चीजें होती हैं ना गेन करने के लिए पॉलिटिक्स में, तो वो सारी चीजें काफ लीग भी गेन कर सकती है, एमक्यूएम भी कर सकती है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी कर सकती है। हत्ता कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो एक वजारत भी मजीद मांग रही है, जो उनको मिल भी सकती है, असूली तौर पे मिलनी भी चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कुछ कम है। हालांकि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वहाँ पे जो डिप्टी स्पीकर जो कौमी असम्बली के हैं वो भी बलूचिस्तान से हैं, चेयरमैन सेनेट भी बलूचिस्तान से हैं, एक वफाकी वजीर भी बलूचिस्तान से हैं। लेकिन एक वफाकी वजीर और हो कैबिनेट में तो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी बड़ी अच्छी और मुअस्सर हो सकती है। तो ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी का सारी पार्टियां पॉलिटिकल सिनेरियो से फायदा उठाती हैं और वो फायदा उठा रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब की मजबूरी ये है कि उनको हर वो दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है जहां वो नहीं जाना चाहते थे। अपोजिशन ने कुछ और भी प्लान किया, अगर वो कामयाब हो जाते हैं, इत्तेहादी उनके साथ जुड़ जाते हैं, इसके इम्कानात बहुत कम है। तहरीके अदम एतमाद एक छेड़ बन जाएगी, अपोजिशन इनको छेड़ेगी। आज जब मैं प्रोग्राम कर रहा था तो शिबली फराज ने कहा इनके नंबर पूरे होते तो ये अभी आ जाते। उन्होंने चैलेंज किया कि लाओ करो अदम एतमाद की तहरीक, इनके पास कोई नंबर नहीं है, कोई बंदे नहीं है। खुद फजलुर रहमान कह रहे हैं कि हम होमवर्क कर रहे हैं। होमवर्क के बगैर तो आप नहीं आते ना मैदान में, तो अभी तक होमवर्क भी नहीं हुआ। अपोजिशन का टारगेट क्या होगा और वो टारगेट किन चीजों को बनाना चाहते हैं? नंबर एक, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पाकिस्तान में करना चाहेंगे आते ही, और कोई चीज करें या ना करें। दो चीजों को उन्होंने फौरी तौर पर हटाना है। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो इस अपोजिशन को वारा नहीं खाती। रवायती पॉलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तान की हैं वो रवायती तरीके से ही वोटिंग चाहती हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कोई ऐसा सिस्टम आए जहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। मैंने वो मशीन देखी है, बड़ी कमाल चीज है और उसके अंदर डबल चेक मौजूद है और उसके अंदर वोट जो है वो जाया होने का अंदेशा भी 0% है। वोट जाया नहीं हो सकता जब तक कि आप पकड़ के बम से ना उड़ा दें। दोनों चीजों को, ना सिर्फ वोट को आप जला दें बल्कि मशीन भी आप उड़ा दें या चोरी करके छीन के आप भाग जाएं, और कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें जो ईवीएम के अंदर है इसको खत्म करना इनका एक टारगेट है और दूसरा टारगेट है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो वोट का हक देने का इमरान खान साहब ने कहा है उसको किसी तरह मॉडिफाई करके उनको मखसूस नशिस्तें कुछ दे दी जाएं, 5-10 सीटें 5-7 सीटें ओवरसीज पाकिस्तानियों को दे दी जाएं। वैसे 5-7 सीटें ओवरसीज पाकिस्तानियों को मिल जाएं, सुनने में तो अच्छा लगता है 5 सीटें 6 सीटें ओवरसीज पाकिस्तानियों को मिल जाएं, लेकिन मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद है 91 लाख। इन 91 लाख में से बेशतर लोग वोट डालने वाले लोग हैं और वो वोट डालेंगे भी क्योंकि उनके वोट डालने की तादाद भी बहुत ज्यादा है, परसेंटेज भी बहुत ज्यादा है। अगर वो वोट डालते हैं तो वो लगभग 50 के करीब ऐसी नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की जिसके ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज होंगे ओवरसीज पाकिस्तानी।
उनके वोट की इतनी अहमियत है कि 50 नशिस्तों पे वो असरअंदाज हो सकते हैं, लेकिन उनको जो मखसूस नशिस्तें देने का कहा जा रहा है, जैसे अकलियत को दी जाती हैं, खवातीन को दी जाती हैं, तो वो बहुत थोड़ी सी हैं, बहुत थोड़ी सी। तो अपोजिशन चाहती है कि 5-7 सीटों में जान छुड़ा लें, बजाय इसके कि ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डालकर कोई इलेक्शन का नक्शा बदल दें और 50 के करीब सीटों पे वो असरअंदाज हो। तो इमरान खान साहब के लिए दो चीज़ें अगले इंतखाबात में, अगर तो वो जीतने जा रहे हैं या जीतना चाहते हैं, तो बड़ी लाइफ लाइन किस्म की चीज़ें थी, एक ईवीएम मशीन, एक ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट। तो अगर अपोजिशन अपनी हुकूमत बना लेती है तो वो ये दो चीज़ें डेफिनेटली ख़त्म कर देगी और जो इत्तेहादी हैं वो भी उनका साथ देंगे, क्योंकि वो भी रवायती सियासी तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ये सिर्फ पीटीआई की या एक आधी और जमात की ख्वाहिश है, सबकी नहीं है। इमरान खान साहब आजकल क्या कर रहे हैं, इस माहौल में वो एक तैयारी कर रहे हैं, उनकी टीम लगातार तैयारी कर रही है। किस चीज़ की, सुनिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम इस वक्त रशिया के दौरे की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बड़ा यादगार दौरा बनने वाला है और एक उन्होंने जलसा करना है इस बीच में 18 तारीख को जुमे के रोज़, और उसके बाद और इसी दिन को हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पर, दोनों पर फर्द जुर्म भी आयद होनी है, ये भी आप याद रखिएगा। 18 तारीख को इमरान खान साहब जलसा करेंगे और उसके बाद चंद दिन के बाद वो रशिया के दौरे पर चले जाएंगे। प्रॉबेबली ये 20 से 25 तारीख के बीच का टाइम होगा, अब तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है। इसके ऊपर तकरीबन काम मुकम्मल कर लिया गया है और दोनों मुल्कों के जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने चीज़ें फाइनलाइज कर दी हैं कि कौन कौन से मुआहदों पर दस्तखत होंगे, कौन कौन सी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सी पैक के अंदर किस तरह पाकिस्तान दावत देगा रूस को, पाकिस्तान का मौक़िफ़ रूसी मामलात के ऊपर क्या होगा, यूक्रेन के मामले पे, अमेरिकन रवैये पे, नेटो के रवैये पे पाकिस्तान किस तरह का मौक़िफ़ देगा, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया से लड़ना भी नहीं चाहता। चाइना के मामले तो हम बहुत खुलकर आते हैं। इंडिया इस वक्त भी इबाम का शिकार है, वो अभी भी ये सोच रहा है कि अमेरिका को भी राजी करें, रूस को भी राजी करें। वो उसी चीज़ के अंदर फंसा हुआ है जिसमें एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान फंसा हुआ था। पाकिस्तान ने चीन वाले मामले में तो बड़ी क्लैरिटी शो की है, क्या रशिया के मामले में पाकिस्तान उतनी क्लैरिटी शो करेगा? अभी तक की मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहां पे डिस्कशन जारी है। पाकिस्तान यूक्रेन के मामले पे, रशिया की खुद मुख्तारी के मामले पे और रशिया के साथ दिफाई ताउन के मामले के ऊपर पाकिस्तान का चल रहा है, उनके साथ दिफाई मामला चलते हैं पाकिस्तान के रूस के साथ। पाकिस्तान एक मौक़िफ़ लेगा क्योंकि इमरान खान साहब गोल मोल बात नहीं करते। हाँ, वो पोलराइजेशन के खिलाफ बात करेंगे, वो सर जंग के माहौल के खिलाफ बात करेंगे, वो दुनिया को जोड़ने की बात करेंगे, जंग को अवॉइड करने की बात करेंगे। लेकिन अगर रूस और यूक्रेन के अंदर जंग शुरू हो जाती है तो ऐसे में इमरान खान साहब का दौरा मजीद इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि और कुछ नहीं तो वो एक बहुत बड़ी एटॉमिक पावर के वजीर आजम है। इस खित्ते के अंदर 4 एटमी ताकतें हैं, एक रशिया, एक चाइना, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, और चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये टॉप 10 की जो दुनिया की फौजें हैं उनके अंदर इन चारों मुल्कों का शुमार होता है। अमेरिका का यह कहना है कि अगर रशिया के साथ लड़ाई हुई तो ये दुनिया की एक बहुत बड़ी फौज के साथ लड़ाई है। ये उन आम लड़ाइयों की तरह नहीं है जिनमें अमेरिका गुज़िश्ता कई सालों से घुसा हुआ है और हम अपने फौजियों को वहां नहीं भेज पाएंगे, ये भी कहा। बरतानिया ने कहा कि जो फिजाई इनखला है वो मुमकिन नहीं रहेगा अगर रशिया के साथ जंग शुरू हो जाती है यूक्रेन की। तो इस सूरत में तो सिचुएशन बड़ी कंप्लेक्स है। इस कंप्लेक्स सिचुएशन में रूस को सपोर्ट चाहिए, पाकिस्तान को एक नया इत्तेहादी मिलेगा। अगर यह जंग टल जाती है तो पाकिस्तान का बहुत फायदा होने जा रहा है। वैसे भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को मेरे ख्याल में अब ईरान के साथ भी मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। ईरान के ऊपर से पाबंदियां हट रही हैं, पाकिस्तान एक अच्छी तजारत कर सकता है ईरान के साथ भी, जिससे दोनों मुल्कों को बहुत शानदार फायदा मिलेगा। एक और खबर है, और यह खबर मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त लॉन्ग मार्च लेकर आ रही है, उनकी अपनी सिंध में क्या सूरत हाल है। इतनी मज़ायका खेज खबर आपने शायद पिछले कई दिनों से नहीं सुनी होगी। लाड़काना गढ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, बेहतरीन गवर्नेंस की दावेदार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हालात क्या हैं जरा ये देखिए। लाड़काना सेंट्रल जेल में पुलिस ने कैदियों के आगे हथियार डाल दिए, यानी कैदियों ने 7 पुलिस वालों को पकड़ा, फेंटी लगाई, अंदर कर दिया। यानी जेल के अंदर कैदियों ने पुलिस वालों को कैद कर दिया। यह सिचुएशन है। कभी आपने पंजाब की जेल में सुना है? ये तो जरूर सुना होगा, जेल तोड़ के कैदी भाग गए या बाहर से हमला हो गया। ये कैसे हो सकता है कैदी? क्योंकि सिंध के अंदर कैदियों को दुनिया की हर चीज मुयस्सर होती है, सिर्फ उनको पैसे खर्चने होते हैं। जो चाहते हैं उनको मिल जाता है। वो अंदर चीजों से हथियार भी बना लेते हैं।
तो उन कैदियों ने 7 पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाया और पुलिस वालों ने फिर उनके आगे हथियार डाल दिए। और इसके बदले में उन्होंने मांगा क्या? उन्होंने कहा कि कैदी मोहम्मद अली खोखर को शिकारपुर से लाड़काना जेल मुंतकिल कर दिया जाए। यानी लाड़काना सेंट्रल जेल में पुलिस ने कैदियों के आगे हथियार डालते हुए 7 एहलकारों की रिहाई के बदले पुलिस ने कैदी मोहम्मद अली खोखर को शिकारपुर से लाड़काना जेल मुंतकिल कर दिया है। कैदी की शिकारपुर मुंतकली के खिलाफ साथी कैदियों ने 7 जेल एहलकारों को यरगमाल बना लिया था। यानी यहां से एक कैदी को भेजा इन्होंने शिकारपुर, तो उन्होंने पकड़ दिया, पुलिस वालों को फेंटी लगाई, उन्होंने वो कैदी वापस मंगवा के यहां पे छोड़ दिया लाड़काना में। ये औकात है वहां की पुलिस की, ये औकात है वहां की जेल खाना जात के मिनिस्टर की और उनके महकमे की और उनकी सूबाई हुकूमत की गवर्नेंस की, जो कैदियों के सामने हथियार फेंक दे। और अब वो कैदी वहीं पे मौजूद है, इतनी जरूरत नहीं है कि उसको दोबारा पकड़ें और पकड़ के उसको वापस शिकारपुर छोड़कर आए। ये तो उनकी गवर्नेंस है, ये उनकी सूरत हाल है। जेल इंतजामिया और कैदियों के कामयाब मुज़ाकरात के बाद वैसे हैरत है, पहले 5 यरगमालियों को और फिर बाकी 2 यरगमालियों को भी रिहा कर दिया गया क्योंकि उनको उनका मज़कूरा कैदी वापस मिल गया था। ये जो पार्टी है ना जिसकी सिंध में हुकूमत है, जिनकी ये गवर्नेंस है, वो लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं इस्लामाबाद। लेट्स सी क्या करते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।